शुरुआत करते हैं यूपी के सीतापुर की रहने वाली एक होनहार बिटिया से। बिटिया पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है, मुफलिसी के बावजूद कुछ करना चाहती है, लेकिन मुसीबत से जब उसका सामना हुआ तो वो डरी नहीं, हौसला रखा और डटकर मुकाबला किया। देश के प्रधानमंत्री से मदद मांगी। यूपी की बिटिया को कैसे पीएम मोदी की मदद मिली, यूपी के सीतापुर से रिपोर्ट देखिए। बहुत परेशान हुए कि अब क्या करेंगे, आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मजबूरी में हमें बहुत परेशान हुए कि अपनी बहन को कैसे पढ़ाना, उसकी भी पढ़ाई करानी थी और ना में घर में कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे हम लोग कुछ कर सकें। तो हमने प्रधानमंत्री जी को हमें दिला सकें और वो अपनी तरफ से कोई आर्थिक सहायता कर सके जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई कर सकें, आगे कुछ कर सकें। इसलिए हमने उनको पत्र लिखा। उसके बाद में डीएम सर का सबसे पहले फोन आया, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया हमको। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि सारी व्यवस्था की जाएगी। शची की चिट्ठी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। जिलाधिकारी ने माना कि खत में लिखी सारी बातें सही है, अब सीएम की मदद से वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगी, अपने पिता के सपनों को हकीकत में बदल सकेगी। इस बच्ची को अभी कन्या विद्याधन का हम लोगों ने चेक दिया था, कन्या विद्याधन स्कीम के तहत लाभान्वित किया। इससे ज्यादा हम लोगों ने इनकी पूरी जांच कराई और ये बातें जो उन्होंने बताई वो सारी बातें सही पाई गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर इनको हमने लोहिया आवास, जो कि अभी नया शासनादेश हुआ है, उसके तहत हमने डीएम के कोटे से इनको एक लोहिया आवास आवंटित किया है। शची के पिता इंजीनियरिंग कॉलेज में चौकीदार थे। गरीबी के बावजूद उन्होंने बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और यहीं से शची और उसके परिवार की दुख भरी दास्तां शुरू हो गई। शची को नाना के घर रहने को जगह तो मिली, लेकिन उसके नाना की माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो उसे पढ़ा सके। हम और वो लड़का मिल करके एक छोटी सी दुकान से जीवन यापन कर रहे हैं। अब बच्चियां पढ़ना चाहती हैं आगे, लेकिन हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई जरिया नहीं है जिससे हम उनको पढ़ा पाएं। हम पालने में असमर्थ हैं और जहां तक हो सका वहां तक हमने पढ़ाया, किसी प्रकार से मजदूरी करके पढ़ाया, लेकिन अब हम सक्षम नहीं है पढ़ाने में। शची के पिता की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। पीएम की पहल के बाद अब यूपी के सीएम की मदद से वो आगे पढ़ पाएगी, अपने पिता के सपनों को साकार कर पाएगी। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। मुंशी प्रेमचंद की लिखी पंच परमेश्वर की कहानी तो आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा गांव जो प्रेमचंद की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उस गांव में आजादी के बाद से पंच परमेश्वर की परंपरा चली आ रही है। गांव में ना तो झगड़े होते हैं, ना पुलिस आती है, ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है। एक आदर्श गांव में क्या आजादी के मायने हैं, देखिए इलाहाबाद से जी मीडिया संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। इलाहाबाद से 6 किलोमीटर दूर बाबूपुर गांव। देखने में ये दूसरे गांव की तरह है, लेकिन ये गांव परंपरा और उसूलों के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद इस गांव पर जुर्म का साया तक नहीं पड़ा। यहाँ न लोगों के बीच झगड़ा होता है और ना ही कोई थाने जाता है। जमीन के लिए भी लड़ाई नहीं होती। गांव में कभी विवाद हो भी जाए तो बुजुर्ग पंच उसे बैठकर सुलझा लेते हैं। पंच का फैसला सभी मानते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा आपस में बैठ कर हल किया जाए,
क्योंकि मेरे पिताजी के न्याय नहीं मिला था, अपराधियों को नहीं पकड़ पाए थे। तो इन समस्याओं को देखते हुए अपने समस्या हल करने के, अगर कोई अपराध किया है तो उसे आर्थिक दंड दे करके जैसे है वो उसको हल कर दिया जाता था। बाबूपुर को लोग आदर्श गांव भी कहते हैं। इसके पीछे देश की आजादी से पहले का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। देश की आजादी के करीब 13 साल पहले गांव को बाबू पटेल नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने बसाया था। गांधीवादी उसूलों पर चलने वाले बाबू पटेल की देश के आजाद होने के पहले ही मौत हो गई। इस गांव के लोग भी अंग्रेजों के जुल्म से महफूज नहीं रह सके। तभी इस गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने वालों को पुलिस स्टेशन की दहलीज तक कदम रखना पड़े। वो परंपरा आज भी कायम है। ये ऐसा ही चलता है, ऐसे चलता रहेगा। आप लोग आपस में नहीं लड़ते बच्चे? नहीं कभी नहीं। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है ऐसे बच्चों में, लेकिन कुछ नहीं ऐसा होता रहता है कि आपस में सब थोड़ी बहुत होता है। तो आपसे सब यहाँ इतने बुजुर्ग है, अच्छे लोग हैं कि अपने आपसे समझ लेते हैं जी। हाँ, कि उनको लोग के आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। इस गांव में ग्राम प्रधान है, लेकिन गांव के फैसले यहाँ के ग्राम प्रधान नहीं करते, बल्कि वो लोग करते हैं जो बाबू पटेल जैसी सोच रखते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। गांव की सबसे उम्रदराज महिला सावित्री की 2 बहुएं हैं। वो बताती हैं कि उनकी याददाश्त में उनके यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सास बहू के बीच अब तक कोई झगड़े नहीं हुए हैं। बस ऐसे ही हमारा चलत है, हमसे कभी नहीं भय, न बेटवा से, न नाती से, न पतोहू से। सास बहू का झगड़ा भी नहीं कभी? कभू नहीं भवा, कभू नहीं भेजा। सास जो कह देती है हम लोग करते भी हैं, और सास हमारी बहू के समान नहीं, बेटी के समान मानती है हम लोग को। तो यही वजह है कि हम लोग में कभी लड़ाई हुई नहीं। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव में हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ थाने की चौखट पर ना तो कोई कदम रखता है, ना किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। पंच बनते हैं तो किसी के पक्ष में नहीं होते हैं, केवल न्याय की बात करते हैं। तो एक दिमाग में परंपरा से ये बनी हुई है कि हम सबकी, पंच का मतलब हुआ कि हम सबकी सामूहिक चेतना और शुद्ध चेतना। ये शुद्ध सामूहिक चेतना जो है ये पक्ष वाली नहीं होगी, किसी पक्ष के में नहीं जाएगी, अन्याय नहीं करेगी, किसी विशेष के हित में नहीं जाएगी। समाज शास्त्रियों के लिए ये गांव शोध का विषय है, नेताओं के लिए आदर्श गांव है, और इन सब की वजह गांव के लोगों की पंच परमेश्वर वाली सोच, जिसकी परंपरा आजादी के बाद से कायम है। यानी गांव के पंच की बात मान ली जाए तो थाने और कोर्ट कचहरी जाने से आजादी मिल जाएगी। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। ये तो सिर्फ एक गांव ऐसा है, अगर इमेजिन कीजिए एक शहर भी ऐसा हो जाए, पूरा राज्य ऐसा हो जाए और फिर पूरा देश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना पॉजिटिव होगा।